आइए बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जान करके हम बहुत सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? जब हम इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के मान को, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के मान को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। और उसी श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसमें भी जान लेते हैं वो सीरीज़ कौन सी है बढ़ते क्रम में। ठीक, इसके लिए ट्रिक भी मैंने बता दिया है। ये जो तत्व हैं वो इस तरह से हैं: लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और लास्ट में फ्लोरीन। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का तत्व है। इसको याद रखने के लिए आपको जो स्टेटमेंट याद रखनी है, ले के भारत सरकार का नाम मोदी जी एल्यूमिनियम मंगाए, जनता करे फिर क्रोध, कोई नहीं समझ पावे है क्यों मरा सिल्वर, पिटा सोना फ्रेंड। ठीक, तो ये आप ट्रिक याद रख करके इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्रम को याद रख सकते हैं। ये सीरीज क्या बताता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अपचयन विभव का मान बढ़ते जा रहा है। सबसे ज़्यादा अपचयन विभव होता है लिथियम का, अराउंड 3.05, और सबसे कम अपचयन विभव होता है सबसे कम होगा लिथियम का 3.05, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव बढ़ते जा रहा है। सबसे कम लिथियम का ये -3.05 होता है, और सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, ये होता है पॉजिटिव में 2.87 फ्लोरीन का होगा, और लिथियम का सबसे कम -3.05 होगा। इस सीरीज से यह पता चलता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण घटते जाता है और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ते जाता है। यानी सबसे ज़्यादा धन विद्युतीय लक्षण होगा लिथियम का और सबसे कम धन विद्युतीय लक्षण होगा फ्लोरीन का। यह उल्टा भी कह सकते हैं, सबसे कम ऋण विद्युतीय लक्षण होगा लिथियम का, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय लक्षण होगा फ्लोरीन का। और क्या पता चलता है इस सीरीज से? इस सीरीज से ये पता चलता है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, या ये कहें अपचायक क्षमता घटती है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि लिथियम को अगर लें तो ये सबसे कम आक्सीकारक होगा और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आक्सीकारक होगा। इसका जस्ट उल्टा कहें, लिथियम सबसे ज़्यादा अपचायक होगा, फ्लोरीन सबसे कम अपचायक होगा। तो आइए हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक विशेषता बना लें कि क्या कौन सी विशेषता ये हमें दर्शाता है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको मैं ECE कर दे रहा हूँ, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS में लिख दिया हूँ। इसकी क्या हम लोग देख रहे हैं, विशेषता। कौन कौन सी विशेषता है, तो जो अभी अभी हमने पढ़ा वही विशेषता है कि ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ता है। अपचयन विभव बढ़ता है यानी सबसे कम अपचयन विभव होगा लिथियम का और सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का। तो दूसरा हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाने पर, सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण कम व ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। ठीक, धन विद्युतीय लक्षण घटेगा और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। तो लिथियम सबसे कम ऋण विद्युती या सबसे अधिक धन विद्युती कह सकते हैं। अगर धन में लेंगे तो धन विद्युतीय लक्षण सबसे अधिक होगा और फ्लोरीन में धन विद्युतीय लक्षण सबसे कम होगा। ठीक, अगर ऋण विद्युतीय लक्षण लेंगे तो लिथियम का कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा, ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ता है। आक्सीकारक क्षमता बढ़ता है या दूसरे शब्दों में कहें अपचायक क्षमता कम होता है। अपचायक क्षमता कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज में सबसे अधिक आक्सीकारक कौन है, तो आक्सीकारक कौन होगा सबसे अधिक आक्सीकारक? फ्लोरीन होगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा अपचायक कौन है, तो लिथियम। ठीक, इस तरह से सीरीज पता रहने से हमें ये सब जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या क्या उपयोग है या अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग, तो सबसे पहला तो हमें पता चल जाता है सीरीज के द्वारा कि एनोड और कैथोड कौन कौन है, यानी कि हमें एनोड व कैथोड का अनुमान लग जाता है। यह अनुमान लगा सकते हैं कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। कैसे? यदि अपचयन विभव ज़्यादा है, अपचयन विभव का मान ज़्यादा हो तो वो हमारा कैथोड होगा, और यदि अपचयन विभव का मान कम तो वो एनोड होगा। ठीक है, यदि अपचयन विभव ज़्यादा, आरपी ज़्यादा, तो वो कैथोड, और आरपी कम, एसआरपी भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, तो एसआरपी यदि कम है तो वो एनोड होगा। दूसरा, ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं कोई भी गैल्वेनिक सेल का। जैसे मान लो हमें दिया है जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है जिंक, और Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है Ag। इसके लिए E0 की वैल्यू दिया हुआ है, वो है -0.76। जगह कम हो रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको। E0 दिया हुआ है -0.76, और इसके लिए E0 की वैल्यू दिया हुआ है 0.79। अब ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो दोनों ही अपचयन वाला रिएक्शन है।
दोनों में ही ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। यहाँ 2 से 0 हो रहा है, यहाँ 1 से 0 हो रहा है, तो दोनों ही अपचयन वाला दिया हुआ है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसमें इसको हम एनोड बनाएं, किसको कैथोड बनाएं, क्योंकि हमारे पास तो फार्मूला ये है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैसे डिसाइड करें? तो अभी अभी हमने जाना है कि जिसका अपचयन विभव ज़्यादा वो कैथोड होगा। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा तो ये हमारा कैथोड होगा 0.79 माइनस एनोड जो कम होगा 0.76, 0.79 माइनस माइनस पॉजिटिव 0.76, ये आएगा हमारा 1.55 वोल्ट के आसपास। ठीक, तो दूसरा अनुप्रयोग हमने सीख लिया कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के द्वारा ईएमएफ की भी गणना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन संभव है कि नहीं, उसको भी हम बता सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता या संभावना लिख लीजिए। कोई रिडॉक्स रिएक्शन संभव होगा कि नहीं, उसको हम कैसे जानते हैं? यदि हमारा जो E0 सेल है ये पॉजिटिव में आया तो रिडॉक्स रिएक्शन संभव है। यदि E0 सेल नेगेटिव में आया तो वो संभव नहीं है। पॉजिटिव है संभव है, नेगेटिव आया तो संभव नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं एक रिएक्शन इस तरह से है, जिंक 2+ कॉपर, जिंक प्लस कॉपर 2+। यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जिंक में अपचयन हो रहा है, कॉपर में कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि हमारा जो सूत्र होगा, इन दोनों की वैल्यू भी लिख लीजिए। जिंक 2+ से जिंक बन रहा है, उसका वैल्यू है -0.76, और कॉपर से कॉपर 2+ जो कॉपर है उसका है 0.34। दोनों की ही अपचयन वाला वैल्यू दिया हुआ है। किसको हम कैथोड माने, किसको एनोड माने? मान लेते हैं कि हम इस वाले वैल्यू को, जिंक वाले वैल्यू को हम एनोड मान रहे हैं, कैथोड मान रहे हैं, और इस वाले वैल्यू को एनोड मानेंगे, तो क्या उस स्थिति में वो रिडॉक्स रिएक्शन संभव है? चलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा स्पेस लेके, हमारे पास सूत्र होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड अगर हम लोग मान लें जिंक को, तो ये आएगा 0.76 और ये आएगा 0.34। दोनों की अगर वैल्यू देखें तो ये आएगा 1.10 वोल्ट माइनस में। तो ये वाला रिएक्शन संभव नहीं होगा जिसमें हम जिंक को क्या माने कैथोड और कॉपर को क्या माने एनोड। ठीक, उस स्थिति में ये रिडॉक्स रिएक्शन संभव नहीं होगा। तो कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन संभव है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन संभव नहीं है, ये भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के द्वारा बता सकते हैं। जिंक एनोड होगा और ये कैथोड होगा तभी रिएक्शन संभव है। नेक्स्ट, तत्वों की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट, तत्वों की सक्रियता। जिनका अपचयन विभव कम है, जिनका अपचयन विभव कम है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जिनका अपचयन विभव ज़्यादा है वो कम सक्रिय होते हैं। यानी अगर आपको पूछा जाए लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम में सबसे ज़्यादा एक्टिव या सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है, तो जिसका अपचयन विभव कम है, किसका कम है, लिथियम का, तो सबसे कम होगा लिथियम का। उसके बाद इसमें जो हमें दिया गया है उसमें सीरीज कुछ इस तरह से होगा। ठीक, लिथियम का सबसे ज़्यादा सक्रियता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आक्सीकारक और अपचायक। तो आप जानते हैं कि जो नीचे में उपस्थित तत्व हैं वो ज़्यादा आक्सीकारक होते हैं और ऊपर में उपस्थित तत्व अपचायक होते हैं। पांचवा हेडिंग डाल लीजिए, आक्सीकारक व अपचायक गुण। तो जो नीचे में है, नीचे में उपस्थित तत्व कैसे होंगे, आक्सीकारक, और जो ऊपर स्थित तत्व हैं वो कैसे होंगे, अपचायक। ठीक, लिथियम
सबसे प्रबल अपचायक और फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक होगा। नेक्स्ट 5वां, धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति। 6वां ये हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति। तो जिन तत्वों का अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, अपचयन विभव कैसा हो, ऋणात्मक हो, जिन तत्वों का अपचयन विभव ऋणात्मक हो वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, अम्ल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक, तो कौन हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, कौन नहीं करेगा, वो भी हम इस सीरीज के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि जिनका अपचयन विभव ऋणात्मक होगा वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रख के बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं।